आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मेंटेनिंग माय कार। मैंने बाइक की है अपनी गाड़ी के लिए इरिडियम के स्पार्क प्लग्स, और आज हम जो मेरी गाड़ी के कॉपर स्पार्क प्लग्स हैं उन्हें चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये इरिडियम स्पार्क प्लग्स मेरी गाड़ी में क्या डिफरेंस लेकर आते हैं। हम इस गाड़ी की परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करेंगे और लॉन्ग रन में हम इसकी फ्यूल एवरेज का टेस्ट भी करेंगे। सो मैं हूँ आपको सुमाई गाड़ी और आप देख रहे हैं स्पार्क प्लग्स। पेट्रोल इंजन कार्स के अंदर एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं। दे मेक द स्पार्क ड्यू टू विच कंबशन हैपेंस। अब गाड़ी के अंदर होता क्या है, इंजन के अंदर आपके एयर जाती है, फ्यूल जाता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर बनता है, और जब वो कंबशन चेंबर के अंदर जाता है जो आपका पिस्टन चेंबर होता है उसके अंदर फिर स्पार्क प्रोड्यूस करता है स्पार्क प्लग, जिसकी वजह से चेंबर के अंदर कंबशन होता है पिस्टन चेंबर के अंदर, और आपकी गाड़ी का पिस्टन जो होते हैं मूव करना शुरू रहते हैं। सो दिस इज हाउ स्पार्क प्लग्स परफॉर्म देयर वर्क। अब व्हाई यूजिंग इरिडियम स्पार्क प्लग्स इन दिस कार, यानी ये जो डिफरेंट स्पार्क प्लग्स होते हैं, इरिडियम के हो गए, कॉपर के हो गए, प्लेटिनम के हो गए, और भी वेरियस टाइप्स होती है इसके अंदर, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है बहुत शॉर्टली मैं आपको नॉलेज सेशन दूंगा। इस वक्त जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे मैंने कितना सही बताया कितना नहीं। सो कॉपर के जो स्पार्क प्लग होते हैं, ओवरऑल स्पार्क प्लग की फंक्शनिंग सेम ही होती है, ठीक है। ये स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं जिससे कंबशन होते हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे आ जाता है कि जो कॉपर का जो प्लग होता है, एक तो उसका गैप जो होता है स्पार्क का वो थोड़ा होता है, आप बहुत ज़्यादा गैप नहीं दे सकते उसके अंदर, जिसकी वजह से स्पार्क की जो लेंथ होती है वो कम होती है, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी स्पार्क की उतना ही अच्छा कंबशन प्रोड्यूस होगा। सेकेंडली रेजिस्टेंस बड़ा बिग रोल प्ले करती है। अब जो कॉपर है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, एक तो वो हीट बेरिंग भी कम करता है और उसकी लॉन्ग लाइफ जो होती है वो भी कम होती है। जो प्लेटिनम के हो गए और इरिडियम के स्पार्क प्लग होते हैं, एक तो उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, प्लेटिनम ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपको, उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, और उनका जो स्पार्क है ओवरऑल वो भी अच्छा प्रोड्यूस होता है। अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखें तो आप उसके अंदर खुद ये चीज़ फील करेंगे, अगर साइड बाय साइड उसका कंपैरिजन किया जाए कि कॉपर का प्लग, प्लेटिनम का प्लग और इरिडियम का, उसके स्पार्क में थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। द बेटर द स्पार्क द बेटर द कंबशन। और उससे नतीजा क्या निकलता है, यूजुअली लोगों ने जो यूट्यूब पे टेस्टिंग की हुई है स्पार्क प्लग्स की, इरिडियम का स्पार्क प्लग इस्तेमाल करने से, इरिडियम का यहाँ जो रिकमेंडेड गाड़ी का स्पार्क प्लग है वो इस्तेमाल करने से आपकी गाड़ी की जो कंबशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और माइनस ऑफ फ्यूल एवरेज में भी फ़र्क पड़ता है, और किसी हद तक परफॉर्मेंस में भी पड़ सकता है। सो मैंने अपनी गाड़ी के लिए बाय किए इरिडियम के स्पार्क प्लग्स, और मैं बताना चलूँ कि मेरी इस गाड़ी के अंदर एक साल से, पिछले साल से जो यूज़ हो रहे हैं स्पार्क प्लग्स वो कॉपर के हैं। अभी मैंने पिछले कुछ दिन पहले ही अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराई थी इंजन की, उसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप वो देख लें। इनफैक्ट पूरी जो मेरी मेंटेनिंग माई कार की सीरीज़ है वो सारी सीरीज़ आप स्टार्ट से देखें, जिसके अंदर मैंने बताया कि मेरी गाड़ी के कौन कौन से खर्चे मेंटेनेंस के होने वाले हैं, और फिर साथ साथ मैं मेंटेनेंस करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी की, उनकी वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। सो एक साल से कॉपर के स्पार्क प्लग्स में मेरी गाड़ी चल रही थी, और कॉपर के प्लग्स इस गाड़ी के इंजन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इसके अंदर बाय फैक्ट्री जो रिकमेंडेड स्पार्क प्लग्स आए थे वो इरिडियम के थे। सो आई फील लाइक कि ये इरिडियम के स्पार्क प्लग्स जो मैं चेंज करूँगा कॉपर के साथ, सो इससे फ़र्क पड़ना चाहिए। मुझे फील होता है कि फ्यूल इकोनॉमी में ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, शायद परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क ना पड़े। सो जिसकी टेस्टिंग होगी उसमें दो पहलू होंगे, एक पहलू परफॉर्मेंस का है, परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई, वो टेस्ट तो मैं अभी परफॉर्म कर लूँगा, और जो फ्यूल एवरेज का टेस्ट है वो मैं थोड़ा टेस्ट करूँगा ड्यूरिंग 1 2 3 मंथ। और मैं कंपैरिजन इसलिए बहुत अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐप है मोबाइल पे, जिसके अंदर मैंने सारी हिस्ट्री जो है पिछले साल से जब से मैंने गाड़ी ली है, इसकी फ्यूल की हिस्ट्री मैंने सारी उसके अंदर, और मेंटेनेंस की सारी हिस्ट्री उसके अंदर पुट की हुई है। सो मैं इस गाड़ी के अंदर जब भी पेट्रोल डलवाता हूँ मैं टैंक टू टैंक मेथड हमेशा फॉलो कर रहा हूँ। शुरू से मेरी गाड़ी के अंदर टैंक फुल होता है, उससे गाड़ी जब 400-500 किलोमीटर चलती है तो मैं अगेन टैंक फुल कराता हूँ। सो मेरी फ्यूल एवरेज बड़ी प्रिसाइज निकल रही होती है, मुझे पता है गाड़ी कितनी फ्यूल एवरेज दे रही होती है। अभी शहर में मेरी गाड़ी 11 से 12 की विद एसी ऑन मुझे फ्यूल एवरेज दे रही है। कभी अगर थोड़ी सी मैं तेज़ चलाऊँ तो 11 पे आ जाती है एवरेज, और कभी अगर मैं गाड़ी को बड़ा प्यार से चलाऊँ तो मुझे 12 के करीबी फ्यूल एवरेज दे देती है। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं स्टैट्स जो हैं। सो ये 2-3 महीनों में मैं स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद टेस्ट करूँगा कि अब गाड़ी में क्या फ़र्क आया है इसके फ्यूल एवरेज में। सेकंड जो हम स्टेप फॉलो करेंगे जो परफॉर्मेंस का है, वो मैं अभी आपको बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाऊंगा, और मैं उसके अंदर मेथड जो फॉलो करूंगा वो बड़ा ऑथेंटिक मेथड है, और वो 0 to 100 वाला मेथड नहीं है कि मैं 0 to 100 गाड़ी को लॉन्च करूं और फिर चेक करूं कि ये मुझे क्या टाइम देती है। और इसकी रीज़न ये है कि 0 to 100 एक्सेलरेशन में ना बड़े वेरिएबल्स आ जाते हैं। आपके जो लॉन्च है वो बड़ी मैटर करती है कि आपने गाड़ी को कितना अच्छा लॉन्च किया, और उसके बाद गियर शिफ्टिंग आपकी मैनुअल, क्योंकि मैनुअल गाड़ी है,
गियर शिफ्टिंग बहुत मैटर करती है कि आपने गियर शिफ्टिंग किस तरह की। तो बेसिकली हम लोग जो ये वाला मेथड है वो फॉलो नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू इज़ कि हम इस गाड़ी को 40 की स्पीड से एक्सेलरेट करेंगे इन सेकंड गियर। गाड़ी ऑलरेडी सेकंड गियर में होगी तो गियर शिफ्टिंग वाला वेरिएबल भी निकल जाएगा, और गाड़ी 40 की स्पीड पे होगी तो लॉन्च वाला वेरिएबल भी निकल जाएगा। 40 से 80 तक हम इसे फुल रेस पे एक्सेलरेशन देखेंगे कि गाड़ी कितना टाइम लेती है 40 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर जाने में। और 2 हम रन करेंगे कॉपर के प्लग्स पे जो अभी मेरी गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। एक एसी के साथ करेंगे और एक एसी के बगैर करेंगे। और जब मैं अभी स्पार्क प्लग्स गाड़ी के चेंज करूंगा तो फिर हम अगेन टेस्ट करेंगे। सेम वही टेस्ट होगा, एक एसी के साथ होगा और एक एसी के बगैर होगा। सो ऑथेंटिक टेस्ट होगा, हमें परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है। सो व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू डू टेस्ट नंबर 1। गाड़ी का जो एसी है वो ऑन है और गाड़ी जो होगी वो सेकंड गियर में इन 40 किलोमीटर पर आवर होगी। अब मैं यू टर्न ले लूँ इस साइड पे, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट आ रही है सामने से तो मीटर इतना विजिबल नहीं शो हो रहा। और मैं आपको बता चलूँ कि गाड़ी की जो फ्यूल टैंक इस वक्त है वो भी सेम रहेगा हमारा, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेम होगी, क्योंकि आपको पता है 0 to 100 रन में जो दिन का और रात का फ़र्क होता है वो भी बड़ा डिफरेंस डाल देता है आपकी एक्सेलरेशन में। अभी भी थोड़ा सा आई थिंक इतना विजिबल नहीं है। लेट मी मेक इट मोर विजिबल यू गाइस। हाँ, अब आई थिंक विजिबल है। हमने 40 से जो है 80 तक जाना है। ओके, लेट्स टेस्ट दिस आउट। सो नाउ विल ट्राई टू डू सेकंड रन विदाउट एसी। थोड़ी सी धूप इस साइड की ज़्यादा है तो मैंने बिल्कुल जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा कर दिया ताकि आपको मीटर जो है वो प्रॉपर नज़र आए। एसी जो है वो हम ऑफ़ करने लगे, एसी ऑफ है गाड़ी का। सो अब हम जाएंगे 40 किलोमीटर पर आवर पे और फिर उससे हम गाड़ी को लॉन्च करेंगे। और एक्सीलेटर मैं फुल तभी दूंगा जब गाड़ी 40 पे चली जाएगी। ओके, इट्स हिट 40। अच्छा, इसमें ना मैं वैसे एक बात बताना चाहता हूँ जो कि मुझे बिहेवियर अच्छा नहीं लगता इनके मीटर का। जो ये होंडा सिविक रीबॉर्न है और इसके बाद जो रीबर्थ आई थी और इसके बाद जो आई थी सिविक एक्स, इनके मीटर की मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। इनके जो 0 to 100 टाइमिंग है ना वो कभी भी आपको एक्यूरेट नहीं पता चलती, क्योंकि रिफ्रेश रेट बहुत स्लो है इसके मीटर का। ये डिजिट्स खाता है बीच में से। अभी आपने देखा है 1 2 3 4 5 6 नहीं चलता है, 1 10 15 20 इस तरह डिजिट्स खाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्यूरेट टाइमिंग है वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना। वैसे मैंने दूसरा मीटर भी लगाया हुआ है इस चीज़ के लिए कि ये थोड़ा सा अच्छे डिजिट शो कराता है। सो उससे हम चेक कर लेंगे कि 0 to 100 टाइम कितना बनता है। सो हमने 2 रन्स कर लिए गाड़ी की, और एक रन हमने विद एसी किया और एक रन जो है विदाउट एसी किया। अब नाउ वी आर गोइंग टू वर्कशॉप। हम इस गाड़ी के जो प्लग्स हैं वो चेंज कराएंगे एंड देन वी विल डू द सेम टेस्ट। गाड़ी का फ्यूल भी सेम होगा, जो टाइम है वो भी सेम होगा। दिन रात से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है गाड़ी के 0 to 100 टाइम में। हम सारे वेरिएबल्स जो हैं 0 to 100 टाइम के वो ख़त्म करेंगे ताकि जो 0 to 100 टाइम का एक्चुअल फिगर है वो हमें प्रॉपर पता चल सके। वर्कशॉप हम लोग आगे हुए हैं, काफ़ी रश था इधर। सो गाड़ी मैंने बाहर वाली साइड पे खड़ी की हुई है। अच्छा, अब मुझे जो मॉडल मिला है वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये 11S नहीं मुझे मिला, इसके वैसे 11 और 11S दोनों ही आते हैं। इसमें ना ऑथेंटिक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये फिर कॉपीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। सो अभी वी विल सी कि ये मैंने वैसे चेक किए हैं दूसरे भी रख के ना साथ कि ये ओरिजिनल हैं कि नहीं हैं। इट लुक्स लाइक ओरिजिनल। सामने एक लांसर तैयार होने के लिए आई हुई है 97 मॉडल, बड़ी प्यारी लग रही है। उसके अंदर ईवो की ना किसी ने बम्पर लगाया हुआ है। लेट्स सी कैसे निकलती है गाड़ी। सो व्यूअर्स, ये वो वाला प्लग है जो पहले मैं गाड़ी में यूज़ कर रहा था। ये भी लिखा तो मेड इन जापान है, पता नहीं ये भी ओरिजिनल था कि नहीं था। BKR6EYA11 ही इसके अंदर इस्तेमाल होता है। सो अब अगर इसकी आप कंडीशन देखें ना, इसके अगर आप टॉप को देखें, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ ये, तो आप देख सकते हैं गाड़ी की जो एयर फ्यूल रेशियो है बड़ी अच्छी सेट हुई थी, क्योंकि बिल्कुल ब्राउन हुआ है, कोई इसके अंदर मसला नहीं था। कार्बन उससे ज़्यादा बिल्ड, अभी मैंने वैसे ट्यूनिंग भी कराई थी, कार्बन बिल्डअप उससे नहीं था। लेकिन अगर आप इसकी कलरिंग देखें, कलर बड़ा मैटर करता है।
इसका ना, अगर ब्लैक हो जाए तो एयर फ्यूल रेशो में फ़र्क हो जाता है। फ्यूल मेरे ख्याल से जब ज़्यादा है तो ऊपर से ब्लैक होना शुरू होता है, और बिल्कुल ब्राउन हो जैसे ये है तो इसका तो एयर फ्यूल रेशो जो गाड़ी की वो बड़ी अच्छी सेट हुई हुई है। सो ये है व्यूअर्स जो मेन्यू वाले डलवा रहा हूँ। अब इसमें 11S आता है, 11S मिले नहीं तो ये 11 वेरिएंट है। अच्छा, आपने मुझे कमेंट करके बताना है ये ओरिजिनल आप लोगों को लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया इसमें होता है फ़र्क ओरिजिनल और 2 नंबर का। आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ से मैं बेसिकली इसके जो चाबी वाला काम है वो कराने आया हूँ। यहाँ से हम भी गाड़ी के जो ऑटो के रिलेटेड काम होते हैं इलेक्ट्रिकल वो कराते हैं। तो अभी चाबी का जो आपने देखा ही है वो सिस्टम जो है वो ख़राब हुआ है। सो पहले वो रिपेयर होगी, उसके बाद फिर जो की मेकर है उससे हम फिर इसकी जो वो है कराएंगे चाबी की शेप से ही, ताकि वो लॉक अनलॉक हो सके, गाड़ी स्टार्ट हो सके। ये असल में जबकि गाड़ी आई हुई थी ये कब तब की चाबी 2007 की, ज़ाहिरी बात है फिर उसने ख़राब होना ही था। ये मैंने करा लिया रिपेयर। अब इसे वापस उस सिस्टम के अंदर डालेंगे, सेल नया चेंज होगा उसके बाद, और फिर जो न्यू की है उसके अंदर इसे फिर फिट कर देंगे। सो व्यूअर्स हमने स्पार्क प्लग्स जो हैं वो चेंज करा लिए हैं एंड नाउ बैक ऑन द सेम रोड, और घंटे का फ़र्क आया टाइम में सिर्फ। अब हम गाड़ी को एक्सेलरेशन को अगेन टेस्ट करेंगे, अगेन वही पैरामीटर होगा 40 स्पीड, सेकंड गियर, विद एसी ऑन एंड विदाउट एसी। सो ये रोड भी थोड़ा सा रशी है तो इसमें भी आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। स्पीड लिमिट यानी बहुत ज़्यादा आप क्रॉस ना करें। आई थिंक 40 to 80 इज़ अ गुड पैरामीटर। इसमें आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड भी नहीं जा रही होती। और उसके बाद ये है कि 0 to 100 में फिर डेफिनेटली जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ी सी ख़राब होती है। – 41 से मैंने लास्ट टाइम शुरू किया था, इस दफ़ा मैं 41 से शुरू करूँगा। नाउ वी गोइंग फॉर द सेकंड रन। सेम वही रोड है और सेम उसी रोड पे हम लोग इस दफ़ा भी 0 to 100 रन करेंगे टू कीप द टेस्ट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। सेकंड गियर में गाड़ी एसी में अभी ऑफ करने लगा हूँ गाड़ी का आफ्टर द टर्न। सो एसी मैंने ऑफ कर दिया गाड़ी का। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। फर्स्ट वी विल गो टू अराउंड 40 और उसके बाद फिर विल स्टार्ट द टेस्ट। सो व्यूअर्स चाबी तो मैंने बनवा ली थी, ये आप देख सकते हैं, और ये देखें की बन की हुई है। लेकिन एक थोड़ा सा इशू ये आया था कि जो सिस्टम है जो पुरानी चाबी से मैंने निकाला था, बेसिकली ये वाला जो सिस्टम है ये मैंने नई चाबी के अंदर डाल तो दिया था, लेकिन इशू ये आ रहा था कि इमोबिलाइज़र जो है, सिविक के अंदर इमोबिलाइज़र आता है, तो इमोबिलाइज़र जो है वो काम नहीं कर रहा था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सो अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल तो मैंने जुगाड़ ये मारा है कि मैं ये वाली चाबी जो है सेम इमोबिलाइज़र को डीएक्टिवेट करता हूँ फिर स्टार्ट कर रहा होता हूँ। सो अब फ़िलहाल तो टू बी ऑनेस्ट ये की मेरे लिए एक किस्म की यूज़लेस ही है। इतनी प्यारी मैंने की बनाई थी, लेकिन जो लोग ये की बनाना चाह रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इमोबिलाइज़र अगर आपकी गाड़ी में है तो ये की नहीं काम करेगी। सो अब जहाँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा इमोबिलाइज़र रखना पड़ेगा साथ, अगर वो बन सकता है, नहीं तो फिर जहाँ इमोबिलाइज़र मैं इस गाड़ी का डीएक्टिवेट कर दूँ विच इज़ डेंजरस, जहाँ तो फिर मैं अगेन एंड पे इस तरह की दोबारा बनाऊँगा। सो ये थोड़ा सा एक एक्साइटिंग पार्ट था वीडियो के शुरू का, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग पार्ट बन गया।
सो व्यूअर ये थी हमारी एक वीडियो स्पार्क प्लग एक्सचेंज पे। अब इस पे परफॉर्मेंस टेस्ट तो मैंने कर लिया, एक दो और एक्सेलरेशन रन्स भी मैं इसमें करूँगा, और उसके बाद अब ये है कि जो लॉन्ग टर्म इसका रिव्यू होना है वो इसका फ्यूल एवरेज का, और मैं इसे एटलीस्ट 2 महीने से 3 महीने तक चलाऊँगा गाड़ी को, टैंक टू टैंक मेथड फॉलो करूँगा मैं, और फिर मैं देखूँगा कि अब आगे सर्दियाँ आनी है तो विदाउट AC गाड़ी नहीं चलना है। और लास्ट ईयर विदाउट AC की सारी मेरे फ्यूल एवरेज की पड़ी है। और स्पेशली बात है कि मेरा रूट सेम है, मेरा ऑफिस का वही सेम रूट है जो पहले फॉलो होता है, और डेली पे गाड़ी अराउंड अबाउट 20-25 किलोमीटर चलती है डे बेसिस पे उसी रूट पे। सो एवरेज भी एक्यूरेट कैलकुलेट होगी, और जो अपडेट्स होंगी वो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। बाय द वे मैं आपको बता चलूँ, प्राइस आप लोग ज़रूर पूछेंगे इसकी क्या थी। तो इसमें 2 वेरिएंट्स, जो ओरिजिनल है 11S 11 या 11S, वो अराउंड अबाउट 12 से 15 हज़ार रुपये के मिल रहे होते हैं, और जो 2 नंबर होते हैं या कॉपी कैट होते हैं वो अराउंड अबाउट 4 से 5 हज़ार के करीब मिल रहे होते हैं। सो अब ये आपने वीडियो में देख के बताना है कि मेरे कॉपी कैट हैं या ओरिजिनल है, और फिर मैं आपको इसकी जो प्राइस है वो लेटर डेट पे वीडियो के अंदर रिकमेंड करके रिवील कर दूंगा। सो तब तक के लिए मैं हूँ आपको उस्मान गिलानी, आप देख रहे हैं PKD मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।